नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जयवीर, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पायल अकेडमी में। आप सभी साथियों का स्वागत। आरओ यारो या यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले यूपी या अदर स्टेट, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास या उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानेंगे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, उस इतिहास में हम लोग पूरा पाषाण काल हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग नव पाषाण काल यानी कि दिल्ली सल्तनत काल यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो उत्तर प्रदेश का रोल रहा, वो किस तरीके से आगे बढ़ा और उसमें क्या-क्या घटना घटित हुई, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमने यूपी स्पेशल तो 2-3 वीडियो बना लिए, आप लोग जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हमारे साथ बने रहिए और अपने चैनल को लाइक करें और कमेंट करते रहिए। और आपका ही चैनल है, सभी दोस्तों का चैनल है, तो आप लोग ज़रूर प्यार ऐसे ही बनाए रखें और साथ-साथ में अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और जाकर के लाइक करें और कमेंट करें जाकर। ठीक है? तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग एक आसान तरीके से अपनी भाषा में हम लोग समझेंगे कि मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश का क्या एक सारा इतिहास रहा है। इन सभी के बारे में हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ में, आइए समझते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग एक पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो, सिराज-ए-हिंद, बेटा सिराज-ए-हिंद जो है उसे किस नाम से यानी किस वाले क्षेत्र को, किस जिले को कहा जाता था और कैसे कहा जाता था, किसके सल्तनत काल में कहा जाता था? तो सरकी सल्तनत काल के दौरान जौनपुर को सिराज-ए-हिंद कहा जाता था। जौनपुर को सिराज-ए-हिंद कहा जाता था और ये जौनपुर, बेटा जो जौनपुर है, जौनपुर ये एक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में एक शासक हुए जिनका नाम था बेटा जूना खां। क्या नाम था? जूना खां की याद में किसने बसाया था, स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ने, ठीक, चचेरा भाई था जूना खां जो गद्दी पर बैठा और सबसे सनकी टाइप का व्यक्ति था। है कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक था और उसके ही याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया। याद रहेगा। तो जौनपुर को ही क्या कहा जाता है? सिराज-ए-हिंद। बेटा सिराज-ए-हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर के कहा जाता है। तो सरकी सल्तनत के दौरान, सरकी सल्तनत के दौरान ये कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है कालपी। कालपी का नाम सभी लोग जानते हैं। कालपी का संबंध सीधे अकबर के जो नवरत्न थे बेटा, हैं, अकबर के नवरत्नों में सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसका नाम था बीरबल, जिसका नाम था महेश दास। ठीक, कविराज कहा जाता था। तो अकबर के नवरत्नों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीरबल। अपनी बुद्धिमानी और चतुरता के कारण, है, चतुर चालाक बहुत व्यक्ति था, बुद्धिमान था, कहीं किसी भी मामले में कहीं पर भी फंसता था, कोई भी, यानी कि अकबर फंसे या उसके दरबारी फंसे तो बीरबल को ही बुलाया जाता था। ठीक है, तो बीरबल जो था वो कहाँ से? कालपी से संबंधित था, कालपी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कालपी कहाँ? जालौन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कालपी। ठीक है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कालपी, कालपी किसके जिले में है? तो जालौन जिले में। ठीक है, यहाँ से हम लोग जानेंगे। आगे चलिए, इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे कि मध्यकालीन उत्तर प्रदेश में झांसी का नाम आएगा। झांसी का नाम कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है। ठीक है, तो देखिएगा झांसी 1613 ईस्वी में झांसी की स्थापना होती है। ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा की जाती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी गई आपको कि झांसी की जो स्थापना होती है वो 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में झांसी की स्थापना होती है और ये ओरछा के शासक थे जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग फतेहपुर सीकरी की। तो शेख सलीम चिश्ती के कारण
एक पवित्र भूमि की मान्यता मिलती है फतेहपुर सीकरी, जहां पर अकबर के द्वारा राजधानी अपनी बनाई जाती है फतेहपुर सीकरी, और वहीं पर शेख सलीम चिश्ती की क्या है, दरगाह भी है बेटा। ठीक है, तो सलीम यानी जहांगीर की जन्म स्थली कहाँ है, तो ये वहीं पर है। ठीक है, जहांगीर की जन्म स्थली कहाँ है, तो यहीं पर है। 1571 से 1558 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी, बहुत लंबा, यानी कि 1571 से लेकर के 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की क्या रही बेटा, यहाँ पर राजधानी रही फतेहपुर सीकरी। आगरा से 17-18 किलोमीटर दूर है, 17-18 पड़ता भी नहीं होगा, 10-12 किलोमीटर ही पड़ता होगा। ठीक, ये बात आ गई। आगे चलते हैं हम लोग। आसफ उद दौला, क्या बात है, क्या नाम दिया है भाई, आसफ उद दौला। आसफ उद दौला कौन था, इसका क्या रोल है। ठीक है, तो 1775 ईस्वी में फैजाबाद की जो संधि हुई थी, ये इसी के साथ में होती थी। इस संधि के तहत बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक, मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा, आसफ उद दौला। इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा का जो निर्माण जो है आसफ उद दौला के द्वारा मुहर्रम के लिए, मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में किया गया था, ये निर्माण इसका। ठीक, और बुंदेलखंड की जब बात करेंगे तो मध्यकाल में मराठाओं के अंतर्गत था, सॉरी, तो ये क्या था, मराठाओं का क्या था, ये अंतर्गत आता है मध्यकाल, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक, आगे देखो, अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान द्वारा मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की जाती है। वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम इसका रखा गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की स्थिति को सुधारा जाए, पढ़ाया लिखा जाए, शिक्षित किया जाए, इसके लिए इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की जाती है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा की जाती है। आई आपका इंतजार। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन और राष्ट्रीय आंदोलन से क्या बन सकते हैं। ठीक, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो तो बंबई में हुआ था। उत्तर प्रदेश में से शामिल जो प्रतिनिधि थे उसका नाम था गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाल बैजनाथ बाबू, जमुना दास बाबू, शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, जानकी नाथ घोषाल, घोषाल, ये थे। अगर जब दूसरा जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ए.ओ. हुम के द्वारा की जाती है। ठीक है, हाँ, व्योमचंद बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष बनाए। तो दूसरा अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार हेतु 17 सदस्यीय समितियों में उत्तर प्रदेश के 5 सदस्य थे, जिसका नाम था गंगा प्रसाद, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली, मुंशी काशी प्रसाद। ये नाम याद रखना, ये आरो में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भैया, हाँ, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और क्या बनते हैं। तो देखो, प्रयागराज में जो अधिवेशन हुआ था 1988 में, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, जॉर्ज यूल, यानी कि अंग्रेज था। इसका विरोध बहुत ही जोर शोर से किया गया था, है, इसका विरोध बहुत जोर शोर से किया गया था इलाहाबाद में। ठीक, 1892 ईस्वी में अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, ये प्रयागराज में अधिवेशन हुए थे। 1910 ईस्वी में अध्यक्ष बनाए गए सर विलियम वेडर वन, ठीक है, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1999 में, अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त को बनाया गया था। 1916 में अध्यक्ष अंबिका
चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी जी शिरकत की थी। महात्मा गांधी जी पहले अधिवेशन में ये यहाँ पर आते हैं और इसी अधिवेशन में क्या किया जाता है, इस अधिवेशन को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता। क्योंकि जो कांग्रेस जो थी वो दो भाग उसके हो गए थे, सूरत फूट, यानी सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब होता है बेटा, तो 1907 में होता है। कहाँ होता है, तो सूरत में होता है। सूरत अधिवेशन में क्या कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, एक हो गया था गरम दल हो गया, बट गया था, और एक नरम दल। ये वापस दोनों ही लोग, यानी गरम दल वाले लोग और नरम दल वाले लोग दोनों ही एक साथ एक ही मंच पर कब आए, तो 1916 में आते हैं। 1916 में आते हैं और जाकर के तभी इसका नाम रखा जाता है लखनऊ समझौता। यहाँ पर पहली बार महात्मा गांधी जी भी इस अधिवेशन में अपनी शिरकत की थी, गए थे हुए थे। और यहीं पर क्या किया गया था, राम कुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी से मिले और उन्होंने गाइड किया, समझाया कि चंपारण में किसानों के साथ में अंग्रेज लोग बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, उनको तिनकटिया पद्धति के माध्यम से नील की खेती करवाई जाती है, तो आप जाकर के उन किसानों की समस्याओं को सुने और समझौता करवाएं, ठीक, हल करवाएं। तो इस पर बात। उसके बाद 1936 में अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ, ठीक, यहाँ तक बात। आगे हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य अधिवेशनों में देखो बात की जाती है। 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। राजनीति में किसके माध्यम से आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से राजनीति में आते हैं, राजनीतिक गुरु थे। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ और वहां पर पहली बार किसे बनाया गया, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू को कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक। 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेवी कृपलानी जी ने किया था। आचार्य जेवी कृपलानी जी ने किया था, आचार्य जेवी कृपलानी। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 में तक कुल 9 बार अधिवेशन हुए थे। ये याद रखना, टोटल संख्या भी याद रखना, कितनी बार अधिवेशन हुए थे 1947 तक, तो 9 बार उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुआ था, ठीक। आवाज एक बार चेक करो। आगे चलते हैं, देखिएगा कि लखनऊ में अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, आयोजन किया गया था, ठीक, गया में। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया, ठीक। उसके बाद में देखो कांग्रेस का प्रतिनिधि सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन अगस्त 1922 में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन 2 भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। इन फैक्टों को भी याद रखना, क्योंकि इन फैक्टों को हम लोग नहीं समझते हैं, जानते हैं, तो फिर जब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो हम लोग पता ही नहीं चलता 1920 में कहां पर हुआ था, किस सम्मेलन में क्या किया गया था, ठीक। आगे चल, एटा और मैनपुरी में क्या हुआ भाई, देखो एटा और मैनपुरी 9 अप्रैल 1938 को महात्मा गांधी जी के द्वारा मद्यसेन को लागू किया गया था, यानी कि दारू वारू या नशा पत्ती कोई नहीं करेगा। कहां से, एटा और मैनपुरी, ठीक। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी, गौरी शंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी, ये थे क्या, इन सभा की स्थापना के दौरान ये लोग शामिल हुए, ठीक। इन लोगों के प्रयासों से 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की जाती। एका आंदोलन यानी मनारी बासी के द्वारा लखनऊ के समीप क्षेत्र में ये हुआ था। 1920 में 19 से 1922 के मध्य हुआ था। विस्तार सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फिरोजाबाद, यहाँ से ये
ये सारी चीजें हुई थी। ठीक, आगे देखो। मुझे लगता है नहीं चल पाएगा फिर मेट्रोपोल। है? है? कब तक? आगे देखो, उत्तर प्रदेश से क्या है कि काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुआ था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुआ था। क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा। ये याद है। क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा किसके द्वारा लड़ा जाता है? तो चंद्रभान गुप्त के द्वारा लड़ा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में तथा अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी मिलती है और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में तथा रोशन सिंह को नैनी में फांसी दी जाती है और राम प्रसाद खत्री और मन्नत नाथ गुप्त को कारावास की सजा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से समस्याएं आ रही। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। क्या दिक्कत है? फिर कहीं मरी चल लो, चार्ज होने लो, लाइट आएगी का है? क्या हुआ? आगे चलना कंटिन्यू कर। ठीक दोस्तों, आगे ही कंटिन्यू करते हुए फिर चलते हैं। ठीक, अभी वीडियो को स्टॉप नहीं कर। तो देखिएगा कि ये चीज फिर से समझ लीजिए। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था ये याद रखो बेटा, 9 अगस्त। ठीक, 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट ये पड़ता है काकोरी। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा किसने लड़ा था? तो चंद्रभान गुप्त ने लड़ा। ठीक, शामिल देखो, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी मिली, अशफाक उल्ला को फैजाबाद में फांसी दी। देखो इन लोगों ने, इन अंग्रेजों ने कहा अलग अलग फांसियां दी। ठीक है, अलग अलग बेटा फांसी दी। और अशफाक उल्ला खां जो थे उसे कहाँ फांसी मिलती है? फैजाबाद में। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन लाल को नैनी में फांसी, यानी 4 लोगों को बेटा फांसी दी गई। और राम प्रसाद खत्री और मन्नत नाथ गुप्त को कारावास दिया गया। ठीक, आगे उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान देखो। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखो, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना होती है। बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1920 ईस्वी में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में। अमेठी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानपथ विश्वविद्यालय 2013 अधिनियमित के तहत स्थापित किया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या ये आपको दी गई है। कहाँ कहाँ है? प्रयागराज है, वाराणसी में है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, अमेठी है और झांसी। ठीक है, कहाँ कहाँ है? इन सभी जगह। भाई लाइक कर दो भाई, लाइक कमेंट और शेयर करते रहो भाई। क्या दिक्कत आ रही भाई? देखिएगा आगे, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक परिदृश्य में राज्य कृषि विश्वविद्यालय देखो, कानपुर। ठीक, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975। ठीक, स्थापित किया गया था 1975 में। अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974 में स्थापित किया गया। मेरठ
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000 में स्थापित किया गया। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित किया गया। प्रयागराज सैम हिगनबटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। तो इन नाम है जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे देखो, शैक्षणिक प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में जानिए। 23 सितंबर 1887 ईस्वी भारत के चौथे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय का दर्जा जुलाई 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्रदान किया गया। ठीक, और किसी को कोई समस्या हो बता दीजिए। आगे देखो, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये 1999 में स्थापित किया गया, प्रयागराज में स्थापित है। प्रयागराज, ठीक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के तहत 24 मार्च 1999 को राज्यपाल ने इसकी क्या दी थी? स्वीकृति दी थी। जो भी लोग पढ़ना चाहे कौन से विश्वविद्यालय में? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1999 में होती है। बैठे घर बैठे आप आराम से पेपर दीजिए जाकर, सारे स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ जाएगा बाय डाक के द्वारा। आप आराम से फॉर्म भरिए ऑनलाइन और अपने एग्जाम की तैयारी करके आप किताबों को पढ़ के आप अपना कोर्स कर सकते हैं सभी तरीके। आगे देखो, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान, देखो IIT कानपुर 1959 में, IIT BHU स्थापना 2012, संसद के अधिनियम से IIT BHU को IIT BHU में परिवर्तित कर दिया गया 2000 कब 12। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में शामिल प्रबंधन संस्थान, उत्तर प्रदेश में शामिल प्रबंधन संस्थान में आप लोग IIM लखनऊ भारत में स्थापित चौथा भारतीय प्रबंधन संस्थान है। इसके पूर्व में IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, ये सारी चीजें संस्थान। उत्तर प्रदेश में मेडिकल संस्थान कौन कौन से हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली 2013, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर 2016, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2018 अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, ये याद रखना मेरे भाई। हाँ, आगे देखो, उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थान में उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन? ठीक, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, एक डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज प्रयाग। ठीक, देखो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कुछ संस्थान शिक्षण संस्थान है। देखो, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? लखनऊ में है बेटा। उसके बाद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पूर्व में केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। भारतीय गन्ना संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। इतने संस्थान कहाँ है? शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में।
उत्तर प्रदेश में शिक्षण और शोध संस्थानों में लखनऊ की ओर बात करेंगे तो केंद्रीय औषधि एवं सघन पौध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, पशु जैविक अनुसंधान संस्थान, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज भी यहाँ पर है लखनऊ। ठीक, लखनऊ में देखो क्या क्या है बेटा, लखनऊ में क्या क्या है। लखनऊ को राजधानी ऐसे नहीं बना दिया गया। देखो आगे, नेशनल बायोटेक्निक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल टेक्निकल गार्डन, सुदूर संवेदन उपयोग के केंद्र, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट और एक बार देख लोगे तो याद रहेगा। देखो इज्जत नगर में क्या है, पशु चिकित्सक अनुसंधान। पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ पर है, तो इज्जत नगर कहाँ है, बरेली में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये भी कहाँ पर है, तो इज्जत नगर बरेली में। ठीक, सेंटर एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर में। मथुरा में क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, याद रखें। मथुरा में क्या है, केंद्रीय, बहुत पंखा है पड़ेगा। ठीक, आगे देखो, रायबरेली में क्या है, रायबरेली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय फुर्सतगंज, ये भी यहीं पर। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी कहाँ है, रायबरेली। ठीक, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी रायबरेली। और क्या, कानपुर में देखो, कानपुर में क्या क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज दलहन रिसर्च, ये कहाँ पर है, ये भी कानपुर में, कल्याणपुर। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई की एक इकाई है, ये भी कहाँ है, तो लखनऊ। नोएडा में देखो क्या है, बोट बोटी बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये कहाँ है, तो ये भी नोएडा में है। कोशीय एवं निवारण आयुर्वेद शास्त्र संस्थान कहाँ है, तो ये भी यहीं पर है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है, तो भी नोएडा में है। फिर बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये कहाँ पर है, ये भी बेटा नोएडा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है, ये पंडित जी के बारे में याद रखो। ठीक, अब आगे चलिए, अमेठी। अमेठी में क्या दिया गया, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जाया अमेठी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर अमेठी में। गाजियाबाद में है नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, ये भी कहाँ है, गाजियाबाद में। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीयकरण प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, तो ये गाजियाबाद में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है बेटा है, तो ये भी गाजियाबाद, ये भी कहाँ है, गाजियाबाद। ठीक, आगे देखो, उत्तर प्रदेश में शिक्षण और शोध संस्थान में सहारनपुर का नाम आएगा। सेंटर पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, सहारनपुर। ठीक,
भदोही में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ है? तो भदोही में। बुलंदशहर केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र खुर्जा, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश स्पेशल पीसीएस आरओ में क्या और हो सकता है? आगरा से। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर्स माइकोबैक्टीरियल डिजीज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ ये याद है। टीबी डेमो स्टेशन एवं ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर है। झांसी राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। ठीक। बेवफा है, एक ना एक दिन ठुकराएगी। प्रयागराज में देखो, जेबी पत्तन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झूसी, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान झूसी, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एवं फिजिक्स प्रयागराज, नॉर्दर्न रिलीजन इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज, सामाजिक बानिकी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर है? तो झांसी में। झांसी में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ठीक। वाराणसी से देख लीजिए। देखो, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान याद रख वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी याद रख। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर कहाँ पर है? वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये भी याद रख। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी, ये भी याद रखो बेटा। ठीक, यहीं तक रख, यहीं तक रख। ये होते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में वित्त में क्या हो? 1981 में राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र एनसीईआरटी, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1981 में। 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना होती है, याद रखना। 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है, ये भी याद रखना। 1997 में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये भी याद रखना। 1958 में उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना। तो ये फैक्ट जो थे, ये इनमें से एक आध कोई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आरओ या यूपीएसआई में, तो याद रखना सभी लोग। ठीक है, आई होप आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग किसे अफवाह प्रणाली से हम लोग या उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।